मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अभी तक चल रहा है जिसका टॉपिक है भाषा। हम भाषा टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कुछ पार्ट्स हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ एक हमारा जो पार्ट है यानी कि एक जो हिस्सा रह गया है हमारा वो है व्याकरण के रूप। तो आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं कि 2-3 दिनों से मैम इसी चैप्टर को पढ़ा रही हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर बोर जैसा शब्द आपके दिमाग में है तो आप इसे निकाल दीजिए, क्योंकि बोर नहीं होना है। आपको अपनी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाना है, यानी कि इंटरेस्ट से उसको पढ़ना है, समझना है, तभी आप किसी चीज़ की लर्निंग वाली जो आपकी क्रिया है वो कंप्लीट होगी। ठीक है ना? क्योंकि सिलेबस जैसा आपका चैप्टर है, चैप्टर में जितने पॉइंट हैं हमें उनको बारी बारी से समझना ज़रूरी है। अगर हम छोटी मोटी बारीकियों को नज़रअंदाज करके जल्दी से चैप्टर को ख़त्म कर देंगे तो जो आपकी लर्निंग वाली क्रिया है वो आपकी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और हो सकता है आगे वाले चैप्टर आपके 1 दिन में 2 दिन में पूरे होने वाले हों, लेकिन इस चैप्टर में जितना टाइम लगा है हमने उतना टाइम लगाया है ताकि कहीं कोई चीज़ कोई पॉइंट रह ना जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो हिस्सा शेष रह गया है वह है व्याकरण के रूप। हमारा व्याकरण के रूप वाला हिस्सा अभी तक बाकी है जिसे हमने पूरा नहीं किया है। आज इसके साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो आपको याद होगा कि हमारा जो व्याकरण का सबसे पहला जो चैप्टर यानी कि सबसे पहला जो लेक्चर वीडियो हमने आपको बनाया था उसमें हमने आपसे व्याकरण की ही चर्चा की थी कि व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते और समझते हैं। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध रूप मानक रूप में निर्धारित किया जाता है। यानी कि व्याकरण से ही भाषा का शुद्ध रूप होता है कि किस बात को यानी किस सेंटेंस को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है, यानी व्याकरण वह विषय है, व्याकरण वह पुस्तक है, व्याकरण वह कला है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध करके पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। ठीक है, ये हमारी हुई बात व्याकरण की। अब बात करते हैं कि व्याकरण के रूप। व्याकरण के कितने रूप हैं? तो व्याकरण के 3 रूप हैं। पहला है वर्ण, वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार। और तीसरा है वाक्य विचार। कौन कौन से हमने बताए हुए हैं? कौन कौन से रूप हैं इसके? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, यानी कि 3 रूप हैं इसके। तो हम चर्चा कर रहे हैं व्याकरण के रूप के बारे में। तो व्याकरण का पहला रूप हमने बताया वर्ण विचार, सेकंड है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण इसका मतलब ये है कि व्याकरण में हम इन चीजों को पढ़ते हैं। कहीं कहीं पर किसी किसी पुस्तक में एक और रूप बताया हुआ है इसका, वो है पद। यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसे 3 नंबर पे लिया गया है और इसे लिया गया है 4 नंबर पर। ठीक है, बट हम सिर्फ तीनों विचारों की बात करेंगे, वर्ण विचार की, शब्द विचार की और वाक्य विचार की, क्योंकि हमारी पुस्तक में यही है तो हम इसके बारे में ही समझेंगे। पद विचार के बारे में हम थोड़ी सी आपको चर्चा कर सकते हैं कि इसको कहते किसे हैं, क्योंकि हमने आपसे इस बात को शुरू कर दिया है तो थोड़ा सा हम आपको बता देंगे। लेकिन इस किताब में हमारे यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही
रूप बताए हुए हैं, तो हम 3 रूप के बारे में ही चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है वर्ण विचार। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की शुरुआत किससे होती है? वर्ण से होती है। और वर्ण कहाँ है? वर्ण कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वर्ण क्या चीज है? वर्ण हमारे मुखमंडल से, यानी कि मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि इतनी छोटी ध्वनि वो होती है कि उसको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो हमारे मुखमंडल से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि, तो इसको हम ध्वनि भी बोलते हैं। वर्ण को हम ध्वनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि, यानी कि वर्ण और ध्वनि, ठीक है ना। तो हमारे वर्ण और ध्वनि, और ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है किसकी? भाषा की। भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई को जो हमारे मुखमंडल से निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्वनि क्या है? वर्ण तो है, लेकिन ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन ये मौखिक है। मौखिक मतलब हमारे मुंह से निकली हुई ध्वनि है, आवाज। जो भी हम आवाज निकालते हैं तो वो क्या है? हमारी ध्वनि है, तो उसे हम मौखिक कहेंगे। और वर्ण क्या है? एक लिखित रूप है, क्योंकि इसे का हमने फिर इसी ध्वनि को चिन्हबद्ध जब किया है, यानी कि चिन्ह के रूप में अंकित किया, तो वो वर्ण कहलाया। तो वर्ण और ध्वनि एक ही चीज होते हुए भी ये ध्वनि मौखिक है, जिसको हम ध्वनि को लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये हमारा वर्ण बोला जा रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। बट हम इसको जब चिन्ह के रूप में अंकित करते हैं तो यही हमारा वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसका मतलब ये कि व्याकरण के भेद में, यानी व्याकरण के रूप में सबसे पहला जो हमारा रूप है, यानी कि सबसे पहला जो हमारा प्रकार है, वो है वर्ण विचार, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। और इसके 2 रूप हैं, स्वर और व्यंजन। ध्वनि मौखिक रूप है भाषा का, और वर्ण लिखित रूप है भाषा का, ठीक है। ये हमने आपको बताया, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि व्याकरण के पहले रूप में वर्ण विचार है। इसका मतलब ये है कि व्याकरण में हम जब शुरुआत करते हैं, भाषा की शुरुआत किससे होती है? वर्णों से होती है। तो हम व्याकरण में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम वर्ण की पहचान, मात्राओं की पहचान, इन चीजों को पढ़ते हैं। ये हमारा व्याकरण का पहला रूप है। ओके, सेकंड है शब्द विचार। अब व्याकरण में दूसरा जो रूप है वो है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से। अब वर्ण कौन कौन से थे? पहले मैं इसको आपको बता देती हूँ कि आपको चर्चा जो हमने की है कि वर्ण विचार, तो स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन में जैसे अ, ई, उ, री ऋषि, ए, आई, ओ, औ, ठीक है ना। ये क्या है? हमारे स्वर हैं। और व्यंजन में जैसे का, खा, गा, घा, या जो वर्णमाला है हमारी, वो हमारे स्वर और व्यंजन वाले वर्ण हैं। अब बात करते हैं हम शब्द विचार की। तो शब्द विचार, ये जो वर्ण है, ठीक है ना, स्वर और व्यंजन, इन्हीं के मेल से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है वो कहलाते हैं शब्द। सार्थक मीन्स जिसका कोई मीनिंग हो। ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज मिला दे, किसी भी वर्णों को मिला दे और उसका कोई मीनिंग ना निकले। तो मीनिंग निकलना चाहिए, यानी कि वो शब्द सार्थक होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं शब्द। तो जैसे कि अगर हम वर्णों की बात करें कि वर्णों के मेल, शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं। तो जैसे हम बनाते हैं का, धन, मा, धन, ला, ये क्या बन गया? हमारा कमल। क्या बना? कमल। तो शब्द विचार। तो व्याकरण का जो दूसरा रूप है वो क्या है? शब्द विचार है। और शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं, लेकिन उनका सार्थक रूप होना चाहिए, यानी कि उनका कोई अर्थ होना चाहिए। तो व्याकरण में जब हम शब्द विचार पढ़ेंगे तो शब्दों की बनावट के बारे में, शब्दों के भेद के बारे में,
कि वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कोई विलोम शब्द होते हैं, कोई समानार्थी शब्द होते हैं, कोई अनेकार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। तो इस तरह से हम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसमें? व्याकरण में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम वर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद हम शब्द विचार पढ़ेंगे। ठीक है। अब आ जाता है हमारा वाक्य विचार। तो वाक्य विचार क्या है? वर्णों से हमने क्या बनाया? शब्द। यानी कि शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। तो सबसे पहले हमारी उत्पत्ति किससे हुई? भाषा की वर्णों से हुई है। वर्णों के बाद जब वर्णों को मेल किया, यानी कि वर्णों को मिलाया, तो वो शब्द बने। उसके बाद हमारे जब इन्हीं शब्दों को यानी कि कई शब्दों को मिलाकर जब हम पूरी लाइन को पूरी मतलब सेंटेंस को एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं और उसका एक सार्थक रूप निकलता है। यानी कि वाक्य को, यानी कि शब्दों का मेल भी हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि वो उसका कोई रूप हो, उसका कोई अर्थ हो, यानी कोई मीनिंग हो, तो वो कहलाएगा हमारा वाक्य। जैसे मान लीजिए कमल, हम कमल को ही ले लेते हैं। तो कमल क्या है? एक शब्द है। फूल एक शब्द है। सुंदर एक शब्द है। ठीक है ना। ये कमल, फूल शब्द ये क्या है? सब इधर उधर लिखे हुए हैं। अगर इन्हीं को हम अच्छी तरह से एक लाइन में लिख दें, कमल का फूल बहुत सुंदर है। ठीक है ना। कमल का फूल बहुत सुंदर है। ये क्या लिखा हमने? कई शब्दों को उठाकर एक साथ एक लाइन में व्यवस्थित ढंग से लिखा है। जहां जिसका जो स्थान परफेक्ट बैठ रहा था, मैंने उनको वहीं लिखा हुआ है। तब हमारा क्या सेंटेंस लिखा कि कमल का फूल बहुत सुंदर है। और इस वाक्य का एक सार्थक है, या ये जो वाक्य है एक सार्थक, यानी कि इसका कोई अर्थ है कि कमल का जो फूल है वो बहुत सुंदर होता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको व्याकरण के जो रूप बताए हैं वो कौन कौन से बताए हैं कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वाक्य विचार के बारे में जब हम इसमें पढ़ेंगे तो वाक्यों की बनावट के बारे में पढ़ेंगे, वाक्यों की रचना के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य विग्रह के बारे में पढ़ेंगे। विग्रह मीन्स वाक्यों को कैसे अलग किया जाता है। वाक्य विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह किस वाक्य में कौन सा चिन्ह कहाँ लगता है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, विराम चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो इन चिन्हों को वाक्य में कहाँ और कैसे लगाते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी हमें किस में मिलेगी? व्याकरण में। तो व्याकरण के जो रूप हैं, यानी कि कौन कौन से रूप मैंने बताया? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और इनमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो भी मैंने आपको बताया। ओके। वर्ण क्या था? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्योंकि भाषा की शुरुआत किससे होती है? वर्ण से होती है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। क्योंकि वाक्य कैसे बनता है? पहले वर्णों को जोड़ते हैं, फिर शब्द बनता है, फिर शब्दों को जोड़ते हैं, तब पूरा वाक्य बनता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। ये बात आप ध्यान रखिए। ओके। अब हम बात कर लेते हैं उस टॉपिक पे जिस पे हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि कहीं किसी पुस्तक में व्याकरण के 4 रूप भी बताए हुए हैं कि वर्ण विचार, शब्द विचार और पद एवं वाक्य विचार। तो पद का वैसे इसमें जिक्र नहीं है, तो मैंने इसको नहीं एक्सप्लेन किया है, लेकिन थोड़ी सी मैंने आपसे चर्चा की थी, इसमें आपको बता देती हूं कि पद क्या है। असल में पद भी शब्द का ही रूप है, यानी कि पद जो है, पद और शब्द लगभग एक ही है। अब जैसे मान लीजिए शब्द कैसे बना है, ये शब्द है, ठीक है ना, उसी प्रकार से पद में भी शब्द होते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का, आम, खाता, ठीक है ना। ये क्या है? लड़का, आम, खाता। ये क्या है? 3 अलग अलग शब्द हैं। क्या है? लड़का, आम और खाता, ये 3 अलग अलग शब्द हैं। जब इन शब्दों को हम एक व्यवस्थित वाक्य में सेट कर देंगे, यानी कि अच्छी तरह से इनको हम लिखित कर देंगे,
तो इनका जो लिखित रूप होगा, यानी कि ये देखिए इस तरह से, लड़का आम खाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने लिखा है कि लड़का आम खाता है। ये सभी जो शब्द लिखे हुए हैं इसमें जुड़े हुए हैं वाक्य में, ये क्या है, अलग अलग लिखे हुए थे। मैंने इनको व्यवस्थित ढंग से लिख दिया है और इसका एक मीनिंग भी है, यानी ये जो वाक्य हमारा है वो सार्थक है। इसका अर्थ है कि लड़का आम खाता है। अब हमें बताना है पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो शब्दों की बात करें तो क्या हो रहा है इसमें, लड़का, लड़का क्या है, लड़के को क्या मिला, लड़का क्या है, संज्ञा, लड़का संज्ञा है ना। तो लड़के को कौन सा पद मिल गया, एक संज्ञा का है कि लड़का, ये लड़का जो शब्द है वो संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद लड़का क्या है, इस बार वाक्य में क्या कर रहा है, आम खा रहा है। क्या खा रहा है वो, आम खाता है। तो आम खा रहा है, कौन खा रहा है, लड़का खा रहा है ना। तो लड़का क्या हो गया, इस वाक्य में लड़का क्या है, कर्ता, क्योंकि इस काम को, आम खाने का काम कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है, तो ये कर्ता, ठीक है। इसके बाद हम बता सकते हैं लड़का क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुल्लिंग, ठीक है। उसके बाद हम एक और बात पता कर सकते हैं, लड़का क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, लड़का एक वचन है या बहुवचन है। तो लड़का क्या है, अकेला है, वो एक वचन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक वचन। अब देखिए कितने, एक वाक्य में कितनी चीजों को बताया गया, कितने पद बताए गए हैं, यानी कि उसको कितनी पदवी मिली हुई है। एक लड़के वाले शब्द को कितनी सारी पदवियां मिल गई हैं, संज्ञा, कर्ता, पुल्लिंग और वचन, एक वचन, यानी कि एक वचन है। तो चार ये जो पद उसको मिले हैं ये कहलाते हैं पद। तो हम व्याकरण में आगे जाके पद के भेद पढ़ेंगे कि कौन कौन से भेद होते हैं। तो ये सारी चीजों को जिसमें पढ़ते हैं वो कहलाता है व्याकरण, और यही व्याकरण के रूप थे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें, जो मौखिक हैं उन्हें मैं दोहरा लेती हूँ, उनको मैं पढ़कर बताती हूँ, बाकी आप अपने मन से घर पे कीजिएगा, ठीक है। यही आपका होमवर्क रहेगा, इनको आपको करना है और याद भी करना है। तो सबसे पहला मौखिक में लिखा है कि आपकी मातृभाषा क्या है, आपकी मातृभाषा। अब यहाँ पे भाषा की बात चल रही है, लेकिन कौन सी भाषा है, मातृभाषा। और मातृभाषा किसे कहते हैं, जो बच्चा अपने घर में अपने परिवार से या अपनी माँ से सीखता है, यानी कि आपके परिवार में और आपकी माँ जो भाषा बोलती है वो कहलाती है मातृभाषा। तो आपकी मातृभाषा क्या है वो आप ही बताएंगे, है ना। जब आप अवकाश के लिए प्रधान आचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जब आप अवकाश पत्र के लिए यानी कि एप्लीकेशन जो छुट्टी लिखते हैं आप प्रिंसिपल को, तो भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं, तब उसमें आप कौन सी भाषा यूज करते हो आपको बताना है, ठीक है ना। फिर है सांकेतिक। सांकेतिक मतलब जो इशारे वाली होती है। भाषा को हम भाषा क्यों नहीं मानते हैं, सांकेतिक भाषा को हम भाषा क्यों नहीं मानते, ये 3 प्रश्न हैं जो कि आपको खुद अपने मन से करना है। फर्स्ट को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि कहते किसे हैं, सेकंड नंबर वाला और थर्ड नंबर वाला आप सोचिए और समझिए, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के प्रश्न हैं उन्हें आप कीजिएगा। चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपसे मिल रहे हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।